हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो भी हमारे अपवाह तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब कि कल हमने उसका इंट्रोडक्शन की बात की थी, देन आज उसके आगे का बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। राइट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट आई थिंक बेल आइकन क्लिक नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। राइट, और आप वीडियो मिस ना करो, क्योंकि यदि आप बीच बीच से वीडियो देख रहे हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको आप प्रॉपर एक एक टॉपिक समझो जहाँ से स्टार्ट होता। अब आप हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, देन उससे पहले यदि हमको यही नहीं पता कि भारत क्या है तो भारत की नदियाँ हम क्या जानेंगे, भारत का मैप कैसा होता। जब हम ये समझेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, ये बांध बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन सब किसी को भी मिस ना करो। राइट, सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक में। तो हम लोग इसका जो रूपरेखा था उसके बारे में बात की थी, देन इसका इंट्रोडक्शन भी हमने देखा था। अब आज हम बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। राइट, तो हिमालयी अपवाह तंत्र हमने ये देखा था कि अरब सागरी नदियाँ, अरब सागरी अपवाह तंत्र है वो कौन सी है, मतलब जो नदियाँ अरब सागर में जाके अपना जल गिराती हैं, और बंगाल की खाड़ी वाला जो था कि वो बंगाल की खाड़ी में अपनी नदियाँ जो हैं वो अपना जल गिराती हैं। राइट, देन उसके बाद आज हम बात करेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र। राइट, तो इसके बारे में पहले हम देखते हैं। तो जो हमारा हिमालय है तो वो क्या है कि भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि क्या है इसमें कि उत्तर भारत की नदियों का जितना भी उद्गम स्थल, जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल क्या है, हिमालय है, और उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं। राइट, ये नदियां दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है क्योंकि ये तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं। जो हिमालयी नदियां हैं वो क्या है, हमारे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न है। राइट, यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो वो ये दक्षिण भारत की नदियों से प्रॉपरली भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये नदियाँ अपने क्या है अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं और अभी लगातार कर रही हैं। आप सभी को पता होगा कि हिमालय अभी कौन सा है, युवा हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये अभी भी विकसित हो रहा है, इसका विकास अभी भी जारी है, नवीनतम हिमालय भी है ये। तो क्या है कि अभी जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति अभी 8,848 किलोमीटर थी, बट अब इसकी 8,850 किलोमीटर आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती होगी। राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तरी भारत की नदियां अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा क्या करती हैं, मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानी और समुद्रों में जमा कर देती हैं। इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। राइट, ये हमने आपको जब मिट्टी पढ़े थे, बांध पढ़े थे, उन सब में बताया है। ये जो नदियां हैं क्या करती हैं कि हिमालय से आती हैं, वहाँ से अपरदन के कारण जल बहा कर लाती हैं और यहाँ मैदानी भागों में अब जो भी अब वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी बहा कर लाती हैं तो यहाँ पे बिछा देती हैं। राइट, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस क्षेत्र की नदियाँ क्या होती हैं, बारहमासी होती हैं, क्योंकि ये बरसात एवं बर्फ के पिघलने से जो हमारा हिमालय है तो उसमें ज़्यादातर बर्फ पाया जाता है। तो क्या होता है कि ये नदियाँ बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त करती हैं और वर्षा भी यहाँ अच्छी खासी हो जाती है। तो बर्फ के पिघलने से और वर्षा से दोनों क्रियाओं के द्वारा ये जल प्राप्त करती हैं, इसलिए इन नदियों को हम क्या बोलते हैं, बारहमासी नदियाँ भी बोलते हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हुआ था। राइट, हमने कल आपको बताया था कि ये नदियाँ जहाँ हैं वहीं हैं, पहले भी जहाँ बहती थी। तो क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। राइट, हिमालय का अभी भी विकास हो रहा है, तो ये क्या करती है, अपनी घाटियाँ गहरी करती जाती हैं। जैसे जैसे हिमालय का विकास हो रहा है तो ये अपनी घाटियाँ गहरी करती जाती हैं, मतलब कि गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं। देन उसके बाद महाखड्डों के अतिरिक्त जो ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्गों में भी आकार की घाटियाँ, ये भी आकार की घाटियाँ और
छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं, राइट। हम लोग जलप्रपात के बारे में अभी इसके 2-3 वीडियो के नेक्स्ट में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो तब क्या होता है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे कि समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं एवं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, राइट। परंतु मैदानी क्षेत्रों में ये कैसी होती है, सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा ये नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। ये जो हिमालयी नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, अपना मार्ग बदलती रहती हैं, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, राइट। हमने आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करें हम तो जो कोसी नदियों से बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, ये क्या है कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले विद्यमान थी, राइट। क्या थी, जो हिमालय की नदियाँ थी तो जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ एक बहुत बड़ा तेथिस नाम का सागर था, पहले हिमालय नहीं था, राइट। तो क्या हुआ था, हिमालय से पहले भी ये कुछ नदियाँ थी तो वो प्रवाहित होती थी। जैसे जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ ऊपर उठती गईं, ये नदियाँ अपनी घाटियों को क्या करती गईं, गहरा करती गईं। परिणाम स्वरूप इन नदियों ने हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियाँ या महाखड्ड बना लिए हैं, राइट। यहाँ पे आप नोट करके एक बात नोट करो, यहाँ पे नोट डाल के नोट करो कि बुंजी जम्मू कश्मीर में है, तो बुंजी जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखड्ड 5200 मीटर गहरा है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों में भी ऐसे ही अत्यंत गहरे महाखड्ड बनाए गए हैं, राइट। तो मेनली जो 3 नदियां हैं वो वही मतलब कि हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी, जो कि कौन कौन सी थी, सिंधु हो गई, सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सिंधु नदी हो गई यहाँ से सतलज नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या है कि हिमालय के उत्थान से पहले भी यहाँ मानसरोवर तिब्बत के पास है, मानसरोवर जी, यहाँ से ये निकलती थी, राइट। देन बात करते हैं हम हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति के बारे में, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था कि हिमालयी अपवाह तंत्र, ये हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि जो हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भूवैज्ञानिक जो हमारे जियो साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी कहा गया था, राइट। क्या कहा गया था इसको, शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी कहा गया था। यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। असम से कहाँ तक प्रवाहित होती थी, असम से यहाँ से असम से पंजाब तक बहती थी, राइट। देन उसके बाद बात करें तथा अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी, राइट। यहीं पास सिंधु की खाड़ी है तो क्या करती थी, अपना जल विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम एवं इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, ये सारे मिट्टी के ही प्रकार है, रेत, मृतिका हो गई, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म एवं काग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करती हैं, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो इस विशाल नदी का उपर्युक्त विभाजन संभवतः प्लास्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार, दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के साथ जल विभाजक बन गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो मध्य प्लास्टोसीन काल में क्या हुआ था कि राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य, राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे झारखंड के आसपास है, तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और मेघालय पठार के मध्य
स्थित मालदा गैप ऑफ अधोक्षेपण हुआ, जिसमें क्या हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। राइट, यहाँ पे कौन सी थी? राजमहल की पहाड़ी थी, यहाँ से गंगा, और यहाँ पे मेघालय, जो मेघालय पहाड़ियाँ थी, तो उसके पास क्या हुआ था? मेघालय का पठार था, वहाँ से इनमें मालदा गैप अधोक्षेपण हुआ, जिसमें से ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही दिशा परिवर्तित कर दी और वे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हुई। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालयी अपवाह तंत्र का जो भूगर्भिक इतिहास एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी? गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। राइट, अब फ्रेंड्स आते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों को हम लोग सुविधा के अनुरूप क्या किए थे? इनको दो भागों में बांट लिए थे। पहले तो भारत के अपवाह तंत्र में हिमालयी या प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां थी। राइट, हिमालय या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र था, तो हम बात कर रहे हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। क्योंकि फ्रेंड्स यदि हम अलग कर करके पढ़ेंगे कि इतनी हिमालय की नदियां हो गई और इतनी प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, तो हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर समझ में आएगी, वरना सब गाज पाज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, तो आज हम बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों में, पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको जो भी हम बोलेंगे ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या हुआ था कि हम लोग हिमालयी जो अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उनको अपनी सुविधा के लिए इसमें से भी क्या किए थे कि इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिए थे। वो कौन कौन सी थी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। राइट, तो हम क्या किए थे? इनको सिंधु नदी तंत्र हो गई, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। राइट, इंडस रिवर सिस्टम। तो इसमें क्या था कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक थी, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो जो सिंधु नदी तंत्र है, तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है भारत में। मतलब टोटल बता रहे हैं, भारत में नहीं, क्योंकि जो हमारी सिंधु नदी है वो 3 देशों से बहती है, 3 देशों में। राइट, तो इसमें क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। राइट, यहाँ से हमारी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ये पहले चीन, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। राइट, तो ये 3 देशों से निकलती है। फिर उसके बाद बात करें तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 मीटर है, 2880 किलोमीटर है। मीटर और किलोमीटर में फ्रेंड्स डिफरेंट आप लोग आई थिंक समझते होंगे, तो इसमें किलोमीटर होगा कि जो लंबाई है उसको किलोमीटर से भी मापते, इसका मात्रक भी होता है। तो जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई केवल और केवल कितनी है? 1114 किलोमीटर है। राइट, भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। जितनी भी हिमालय की नदियां निकलती हैं उसमें से कौन सी सबसे पश्चिमी नदी है ये? राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्व पश्चिम, ये यहाँ की जो नदियां हैं वो पूर्वी नदियां हैं और यहाँ की जो है वो पश्चिमी नदियां हैं, तो ये बात ध्यान रखना आप। राइट, नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये जो हिमालय की 3 नदियां हैं, इनमें मुख्य रूप से वो कौन सी हैं? हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी, ये आपको पता चल गया। ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? हमने आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जस्ट कल ही बताया है कि जो पहले मतलब बहुत प्राचीन काल से बहती आ रही हैं उनको हम क्या कहते थे? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। राइट, इसमें से कौन कौन सी है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तेथिस सागर में गिरती थी। ये जो नदियाँ थी वो पहले क्या करती थी? तेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। सिंधु हो गई, सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। राइट, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले तेथिस सागर या तेथिस भूसन्नति थी। ये जितने हम पॉइंट बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एज इट इज आप नोट कर लो कि ये तेथिस सागर में गिरती थी। आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पहले तेथिस सागर या तेथिस भूसन्नति भी थी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि जब तेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो ये तीनों नदियाँ
ना तो अपना स्थान छोड़ी और ना ही अपना मार्ग परिवर्तित की, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट में है कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपनी घाटी गहरी करती रही, अर्थात हिमालय को क्या करती रही, काटती रही। इसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ज या कैनियन भी कहते हैं, राइट। तो ये सारी बातें आप नोट कर लेना। जैसे कि इसमें से आपको एग्जाम्पल लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल हैं जो गार्ज बनाती थी, वो कौन कौन सी थी। जैसे सिंधु गार्ज, पहला डालो आप सिंधु गार्ज। तो सिंधु गार्ज में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के समीप गिलगित के पास क्या है, मतलब कि जो सिंधु गार्ज है वो जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप है, सिंधु नदी में, राइट। तो क्या लिखोगे, सिंधु गार्ज डैश करके जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर। देन दूसरा आप क्या लिखोगे, सिपकिला गार्ज। तो ये सिपकिला गार्ज हो गया दूसरा, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर, राइट। देन उसके बाद दिहांग गार्ज है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप राज्य भी साथ साथ लिख लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज है। यहाँ पे आप समझो अच्छे से, ये जो है रोहतांग दर्रा हो गया, यहाँ दर्रे की बात नहीं, गार्ज की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गार्ज दिखाया नहीं गया है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हिमालय की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिवर भी हैं, राइट। देन आप उसके बाद नोट करो, अर्थात ये प्रत्येक नदी 3-3 देशों से होकर गुजरती हैं। ये जो हमारी तीनों नदियाँ हैं, कौन कौन सी हो गई, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदियाँ 3-3 देशों से होकर गुजरती हैं। तो इसमें से आप पहला लिखो सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी पहले तो चीन के तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है, तो चीन, देन भारत, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद सतलज का यहीं पे उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी, चीन, भारत और पाकिस्तान, तो ये दोनों सेम हो गया, सिंधु और सतलज जो है वो दोनों सेम हो गया कि चीन, भारत और पाकिस्तान। लेकिन जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ चीन में से सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, देन उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र होती है। तो इसमें क्या है, ये सारे ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें क्या लिखोगे आप, डैश करके ब्रह्मपुत्र नदी डैश चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी हो गई चीन, भारत और बांग्लादेश, और ये दोनों नदियां हो गई चीन, भारत और पाकिस्तान में, राइट। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालो सिंधु नदी तंत्र, राइट। क्या हेडिंग डालोगे, सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। इसमें से आप पहला पॉइंट डालो, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, इनका जितनी भी नदियां हैं उनका दायां और बायां आपको पूरा कंफर्म करके रखना है, क्योंकि किसी भी सिविल सर्विस का आप पेपर एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नदियों से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे कि सिंधु नदी में बाएं तरफ से कौन सी कितनी नदियां मिलती हैं, क्रम से व्यवस्थित करना है। दाएं तरफ से कितनी नदियां मिलती हैं, उनको क्रम से व्यवस्थित करो। तो इसमें जो बाएं तरफ से मिलती हैं वो मुख्य रूप से 5 नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं। उनमें से कौन कौन सी है, पहली है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। जैसे हम बोल रहे हैं एज इट इज वैसे ही लिखो, सिंधु नदी, पहली सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। यहाँ से बात करेंगे तो पहले सिंधु आएगी, फिर यहाँ कश्मीर से इसका उत्पत्ति होती है झेलम नदी की, तो यहाँ से ये झेलम आएगी। दूसरी उसके बाद कौन सी आएगी, चेनाब नदी आएगी। तीसरी कौन सी है, रावी नदी हो गई, और चौथी कौन सी हो गई, ब्यास नदी हो गई, और पांचवी जो नदी है वो सतलज नदी है, राइट। तो ये क्रम आप पूरा याद रखना। ये क्रम कहाँ से है, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। तो ये कौन कौन सी हो गई, सिंधु पहले,
फिर झेलम हो गया, फिर चेनाब हो गया, फिर व्यास हो गया, सॉरी रावी हो गया, फिर ब्यास हो गया, फिर सतलज हो गई। यदि आपको ये मैप में समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, तो आपको आंख बंद करते ही फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ, इसका सही क्रम ये होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 2 नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसमें 5 नदियाँ हैं ना, तो 2 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से, यहाँ से निकलती हैं। पहली तो कौन सी हो गई? सिंधु और सतलज। जो यहाँ ये सिंधु नदी हो गई और सतलज नदी जो हो गई यहाँ राकसताल झील से, तो दोनों ही नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र की सिर्फ एक नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आप मैप में समझो, यहाँ से निकलती है झेलम नदी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ये जो झेलम नदी है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये अभी भी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। आई थिंक इसका डिवाइड हो गया है, बट तो मेरे पास न्यू मैप नहीं है। यहीं से शायद अभी जम्मू कश्मीर से ही, हाँ, यहीं से निकलती है, राइट। तो ये जो झेलम नदी है, इसकी एक ही नदी ऐसी है कि जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। फिर उसके बाद शेष नदियाँ, जो 3 नदियाँ और शेष हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी और ब्यास। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, राइट। यहाँ पे आप देखो, ये जो नदी है तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब हो गई, रावी हो गई और ब्यास हो गई। ये कहाँ से? रोहतांग दर्रा से, और ये बारालाचा दर्रा से निकलती हैं, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि पंजाब में प्रवाहित होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पंचनद भी कहते हैं। इसके बाद आता है कि ये पांचों सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। जो ये पांचों इसकी सहायक नदियां हैं, वो कहाँ जाके मिलती हैं? भारत में एक ही नदी मिलती है भारत में। बाकी ये पांचों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? पाकिस्तान के पठानकोट में जाके अपना जल सिंधु नदी तंत्र में मिलाती हैं। इसमें से सिंधु नदी तंत्र की ये जो नदी है, ब्यास नदी है, वो कहाँ? सतलज में ही मिल जाती है, डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है। ये बात भी ध्यान रखना। सीधे यहाँ सतलज में मिलती, फिर सतलज जाके सिंधु में मिलती है, राइट। इसमें से आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। एक तरफ नदी लिख लो, एक तरफ इसके उद्गम स्थल लिख लो, राइट। तो क्या लिखोगे? नदी, एक साइड नदी लिख लो और एक साइड उद्गम स्थल इसके लिख लो। नदी लिखो सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमांग्यूक डुंग ग्लेशियर से हुआ था। हम लिख देते हैं, ये चीनी नाम है, बहुत ही अटपटा है। चेमांग्यूक, फिर ये उसी में है डुंग, राइट। समझ में भी नहीं आ रहा होगा। चेमांगयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है, और उसके बाद झेलम नदी निकलती है वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, राइट, जम्मू कश्मीर में। राकसताल कहाँ से निकलती है? वेरीनाग के समीप। ये उद्गम स्थल बहुत ज़्यादा पूछे जाते, किसी भी वनडे एग्जाम में हो, यूपीएससी पीएससी किसी में भी आप एग्जाम दोगे, वो सब में पूछे जाते हैं। ये उद्गम स्थल तो बिल्कुल स्किप मत करना। इसका जो झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरीनाग के समीप शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से। राज्य भी याद रखना, राइट। देन उसके बाद बात करें चिनाब, तो चिनाब बारालाचा दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये बारालाचा दर्रा हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, रावी और ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, राइट। इसमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती है, भारत में ही मिलती है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आप डालो सिंधु नदी। अब एक एक नदी के बारे में अलग अलग से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि इनमें से क्या क्या है। तो इसमें है सिंधु नदी। सिंधु नदी डाल के लिखो आप। यह पहला पॉइंट इसका कि यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। दूसरा पॉइंट है, यह ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली दूसरी नदी है, राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि यह ब्रह्मपुत्र के बाद,
पहली कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली दूसरी नदी है, इसमें नोट करके यहीं पास आप लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट डालो, इसमें लिखो कि पहली जो भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। पहले नोट डालो, उसमें डैश करके लिखो कि भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, जो इसका पूरा क्रम से लिखना। पहली ब्रह्मपुत्र हो गई, इसकी लंबाई भी 2900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर हो गई। और फिर उसके बाद आता है सिंधु नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी है ना सिंधु नदी, इसमें कितनी है? 2880 किलोमीटर। गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। फिर आता है सतलज नदी चौथे नंबर पर है, कितनी है? 1500 किलोमीटर है, राइट। सतलज नदी चौथे नंबर की नदी है। और 5वें नंबर की है गोदावरी, वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी हो गई? 1465 किलोमीटर हो गई। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें यहाँ पे, ये भी लिख लेना आप कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और यमुना नदी जो है वो 1385 किलोमीटर की है। ये लंबाई भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, और लंबाई याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हालांकि ये नदी चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। तो ये इनकी लंबाई जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर, सिंधु दूसरी जो सबसे बड़ी है 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर। फिर उसके बाद 5वीं है गोदावरी 1465 किलोमीटर, और यमुना है 1385 किलोमीटर, जो गंगा की सहायक नदी है और गोदावरी से छोटी है। यमुना हमारी क्या है? गंगा की सहायक नदी है तथा गोदावरी से छोटी भी है, राइट। जो सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र यहाँ पे मानसरोवर के पास, वही जो उसका नाम क्या था, सॉरी क्या नाम था उसका, चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर के पास से ये निकलती है, राइट। देन उसके बाद बात करें तो गिलगित के समीप गहरे गाज का निर्माण करती है। जो ये सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी है, तो गिलगित के समीप क्या करती है? गहरे गाज का निर्माण करती है यहाँ पे, राइट। गिलगित के समीप यहाँ पे गहरे गाज का निर्माण करती है, ये यहाँ पे गहरे गाज का निर्माण करती है। और लेह सिंधु नदी पर बसा है। लेह जो हमारे लद्दाख में है अब, तो लेह जो है वो पूरा का पूरा सिंधु नदी पे बसा है। हमने आपको कल बताया था कि इसमें से कुछ ऐसे मतलब बसे हुए जो नगर हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी में कौन से नगर बसे हुए हैं, मतलब नदी के समीप या उनके बीचों बीच से नदी निकलती है तो उनमें कौन से नगर हैं। इसमें से लेह सिंधु नदी पर बसा हुआ है। देन उसके बाद एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु जल संधि, राइट। यहाँ पे सिंधु नदी में पाकिस्तान और भारत का बहुत ज़्यादा विवाद चलता है इसको जल को लेके। तो 1960 में इसमें क्या किया गया था? एक संधि की गई थी 1960 में, राइट। ये डेट पूछ लिया जाता है तो याद रखना आप कि 1960 में जल संधि की गई थी। इसमें क्या है कि जो सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्व नदियों ब्यास, रावी और सतलज, ब्यास नदी हो गई, रावी नदी हो गई और सतलज नदी हो गई, तो इन 3 पूर्व नदियों का जो नियंत्रण भारत को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। तो जो 3 नदियां हमारी कौन कौन सी हैं? ब्यास, रावी और सतलज, उनका नियंत्रण भारत को है। और जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु हो गई, चिनाब हो गई और झेलम हो गई, तो इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यद्यपि इन सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होता है, इसमें से भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल, जितना भी ये नदियां हैं इनके नदी का संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। जो ये समझौता हुआ था, संधि हुई थी, सिंधु जल संधि हुई थी, तो इसमें क्या है, भारत कुल और केवल मतलब कि जितना भी इनका जल है उनमें से सिर्फ संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है, राइट।
क्योंकि अब जब 20% कर सकता है तो यहाँ पे ये नदियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग होता है। तो ये जो संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, ये याद रखना कि इसमें भारत को कौन कौन सी नदियों का जल मिलता है, तो ब्यास, रावी और सतलज। ये जो पूर्वी की नदियाँ हैं, ब्यास हो गई, ब्यास, रावी और सतलज हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे 3 नदियाँ जो हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो जल है वो पाकिस्तान को मिलता है, मतलब ये नदियाँ पाकिस्तान के अधिकार में है। उसके बाद क्या है कि संपूर्ण जल का भारत को 20% मिलता है, राइट। तो ये सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। देन इसके बाद बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे था, तिब्बत पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ और नदियाँ इसमें से निकलती हैं, जैसे कि यांगसी, क्यांग, जियांग, होंग हो, पीत या पीली नदी, इरावदी, मेंगकांग और सतलज। यहाँ से तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। चीन के नाम तो भाई बहुत गजब के होते हैं, मेरे से तो नहीं बोले जाते। देन उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो जो स्वेक नदी को मध्य एशिया के यारकंडिम एवं काराकोंडम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना, जो यहीं से नदी निकलती है स्वेक नदी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देन उसके बाद बात करें हम तो सतलज नदी, आप नेक्स्ट पॉइंट डाल लो। सतलज नदी के बारे में बात करें तो सतलज नदी का जो यह क्या है, यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ये अभी हम जितनी भी पढ़ेंगे वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो सतलज नदी का हमारे इतिहास जब पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे आप, वहाँ पे इसका पूरा आपको डिटेल समझ में आएगा। मीन्स इसका नाम जो है, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है। तो पहले सतलज नदी को सतुद्री नदी कहते थे, राइट, ये सतुद्री नदी कहते थे। तो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट डालो कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकासताल झील से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप सिपकिला दर्रे, हिमाचल प्रदेश के पास भारत में पंजाब का मैदान में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यहाँ पे भारत में ये पंजाब में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक कहाँ बहती है, 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर ही प्रवाहित होती रहती। देन उसके बाद में जो आके पंजाब में मिलती है, राइट। तथा रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसके उत्तरी भाग से इसमें स्पीति नदी मिलती है। एक स्पीति नदी है जो भारत में प्रवेश करने के बाद ही इसमें आके मिलती है। देन उसके बाद सतलज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मतलब सतलज नदी जो है वो सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। भाखड़ा नांगल बांध हमारा कहाँ पे बनाया गया, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आप लोग जो भी नहीं देखे हो वो नेक्स्ट वीडियो जाके देख लेना, राइट। उसके बाद है कि तथा ये क्या करती है, आगे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। हालांकि ब्यास नदी में मिल जाती है, ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है, कुछ भी कहो आप। देन उसके बाद यह हिमालय की श्रेणियों महान हिमालय और जास्कर हिमालयों को काट कर महाखड्ड यानी कि गहरे गाज का निर्माण करती है। जो जास्कर श्रेणी है और महान हिमालय है तो उनको काट कर गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। लुधियाना पंजाब, मतलब जो लुधियाना हमारा पंजाब में है, इसी नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। तो सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, लुधियाना पंजाब, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। परंतु वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है प्रेजेंट टाइम में, राइट। देन आप नेक्स्ट नदी डालो, ब्यास नदी। ब्यास नदी को पहले क्या बोला जाता था, तो पहले बिपाशा बोला जाता था, राइट। हमारे प्राचीन काल में इन नदियों का अलग ही नाम था। तो पहले प्राचीन काल में इनको बिपाशा के नाम से जाना जाता था। ये नाम याद करना, आप इसको फालतू में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो ब्यास या बिपाशा नदी, इसमें पहला पॉइंट है, यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तट से 4000 मीटर, इसमें किलोमीटर नहीं है मीटर है, सारी लंबाइयां आपको याद रखनी है, मीटर और किलोमीटर की, राइट। तो क्या है कि ब्यास नदी
सिंधु नदी मतलब कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि यह नदी कुल्लू घाटी से घिरती है तथा धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है। राइट, तो हमने यहाँ पे एक हरिके नामक क्या पढ़ा था, एक बांध भी बनाया गया था जो कहाँ पे है, ब्यास नदी पर। यह सतलज के मैदान में पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलज नदी में, यहाँ पे हरिके जो वो था क्या था, हरिके बांध था, यहाँ पे हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है आके। देन नेक्स्ट नदी डालो आप, रावी या परुसुणी या इरावदी नदी, इसके 3 नाम थे। अब इसको रावी नाम से जानते हैं, पहले क्या था, परुसुणी, राइट, और एक नाम था इसका इरावदी नदी था। इसमें पहला पॉइंट आप डालो, यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर गुजरती है। राइट, देन उसके बाद कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है। राइट, नेक्स्ट लिखो आप, चेनाब नदी। चेनाब नदी को प्राचीन काल में किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो आस्किनी नदी, इसमें लिखो आस्किनी रिवर। राइट, तो ये कौन सी हो गई, प्राचीन काल में आस्किनी के नाम से जाना जाता था जो कि अब चेनाब है। इसमें पहला पॉइंट होगा कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो हमारी चेनाब नदी है वो कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राइट, और जो चंद्रा और भागा नामक 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें यदि तो कितना था, 1180 किलोमीटर है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले। राइट, देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी जो है वो कौन सी है, झेलम नदी है। झेलम नदी को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो बितस्ता, इसका नाम जो प्राचीन नाम था वो था बितस्ता। राइट, तो प्राचीन नाम भी आप याद रखना, झेलम या बितस्ता नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सारी नदियां हम सिंधु की सहायक नदियां ही पढ़ रहे हैं। ये भी सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। यहाँ से वेरीनाग झील से हमारी झेलम नदी निकलती है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील के बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में झांग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है और किशनगंगा झेलम के प्रमुख, जो किशनगंगा नदी है वो झेलम की क्या है, प्रमुख। यहाँ पे किशनगंगा नदी है, ये किशनगंगा नदी है, कांहर नदी है, तो ये दोनों ही झेलम की प्रमुख नदियां हैं। तो जो किशनगंगा नदी है वो झेलम की प्रमुख सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है। राइट फ्रेंड्स, ये जितनी भी हमारी सिंधु नदी तंत्र की नदियां थी उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। हिमालयी अववाह तंत्र में 3 थे, सिंधु नदी अववाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र को और उसकी नदियों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कल बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और उसमें जो भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो और सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।